Hello students, let's continue from where we had left yesterday. Money and Credit, Chapter 3, Terms of Credit. जब भी आप बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक्स का अपना टर्म्स और कंडीशन होता है. अगर आपने किसी प्राइवेट पार्टी से भी लोन लिया तो उनका भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. तो व्हाट इज़ दिस टर्म्स ऑफ क्रेडिट? एवरी लोन अग्रीमेंट specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against loans. तो जब भी आप किसी से लोन लेते हैं तो लोन रिपेमेंट करते वक्त आपको लोन आपने जितना पैसा लिया उसके अलावा उसके ऊपर के जो इंटरेस्ट होते हैं वह भी आपको देना पड़ता है. इसके अलावा आपको एक गारंटी या एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिसे हम कोलैटरल कहते हैं. जब आप लोन लेते हैं तो आप लोन अगेंस्ट कुछ लेते हैं. जैसे कि अगर आपके पास में गोल्ड है तो लोन अगेंस्ट गोल्ड लेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहेंगी. कुछ ना कुछ आपको एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखना पड़ेगा या कोई ना कोई गारंटर होगा जो अगर इनकेस आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो उसके बदले वह क्या कार्रवाई कर सकते हैं. कोलैटरल इज़ एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, deposits with banks and uses this as an guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. Property such as land titles, deposits with banks, livestocks and some common examples of collateral used फॉर बोरोइंग. तो जब आप लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अश्योरिटी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ बैंक के पास गारंटी रखना पड़ता है. जैसे कि क्या होगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई बिल्डिंग होगी या कुछ व्हीकल होगा या बैंक में आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स होंगे. तो ये सब जो होता है कोलैटरल का काम करता है. अगर जो उधार लेता है बैंक से, जिसने लोन लिया है, बाई चांस उसने वो पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक के पास ये अधिकार होता है या जो लेंडर है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उस कोलैटरल को ऑब्टेन कर ले और उससे उसका जो है पेमेंट, अपना पैसा बराबर निकाल ले. तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइवस्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलैटरल यूज्ड. एग्जांपल दिया है अ हाउस लोन का. मेघा has taken a loan of rupees 5 lakhs from the bank to purchase a house. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installments. Megha had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of the new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है. मेगा नाम के एक व्यक्ति है जिसने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया है और उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट है पर एनम. एक साल में 12% का इंटरेस्ट है. मेघा ने ये बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया है. तो 12% के ऊपर आप सोच सकते हैं कि 5 लाख पे 12% कितना होगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से. लेकिन बैंक भी मेगा को लोन देने से पहले उन्होंने अच्छी तरीके से तहकीकात की है, इंक्वायरी किया है. मेगा कहाँ पर नौकरी करती है, कहाँ पर काम करती है, उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, उसकी सैलरी क्या है, और फिर अपने आप को तसल्ली दिलाने के बाद ही बैंक ने मेगा को ये लोन दिया है. और बैंक ने मेघा को लोन देते वक्त ये गारंटी लिया है कि जो नए मकान के लिए मेघा लोन ले रही है, अगर मेघा ने वो पैसे नहीं लौटाए तो ये नया मकान बैंक का हो जाएगा, बैंक की प्रॉपर्टी बन जाएगी, बैंक इसकी नीलामी करके अपने पैसे वसूल लेंगे.
interest rate, collateral and documentation requirement, and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangement. So what is the term of credit या terms of credit क्या होता है? Interest rate, collateral and the documentation requirement and the mode of repayment together comprise of what is called as the term of credit. तो क्रेडिट का जो टर्म होता है वो आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने जो लोन लिया है आपने गारंटी क्या रखा है, सिक्योरिटी के जैसे क्या रखा है, सिक्योरिटी के लिए क्या रखा है आपने, किस प्रकार से आप इसको पेमेंट करोगे, ये सब मिलाकर इसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. ऐसा कोई फिक्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होता है, अलग अलग बैंक्स के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं. प्राइवेट कंपनीज़ के प्राइवेट जो लोन देते हैं उनके अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन रहते हैं. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. Variety of credit arrangements. Example of a village. Rohit and Ranjan had finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? They decided to talk to some people in their village. Read what they record. 15th November 2016. We head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shyamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. Shyamal tells us that every season he needs loan for cultivation of his 1.5 acres of land. Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of 5% per month, 60% per annum. For the last few years, Shyamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. Besides the interest change on the loan, the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him. This way, the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmers and then selling it later when the price has risen. तो यहाँ कहानी एक श्यामल नाम के एक किसान की है. श्यामल एक छोटा सा किसान है जिसके पास केवल 1.5 एकड़ ज़मीन है. पहले वो किसी से मनी लेंडर से विलेज का जो माल गुजार है उससे पैसा लेता था और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता, 60% पर एनम. तो कुछ सालों से श्यामल पास में एक व्यापारी है, एग्रीकल्चरल ट्रेडर है, उससे इंटरेस्ट लेता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, केवल 3% पर एनम है. इसके अलावा जो ट्रेडर जो है श्यामल को जो भी बीजे लगते हैं, जो भी पदार्थ लगता है
अपनी खेती के लिए उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे ये प्रॉमिस करते हैं कि जब हार्वेस्ट होगा तो उसका जो अनाज है वो इस ट्रेडर के पास ही बेचेगा। इससे ट्रेडर का क्या फ़ायदा होता है, एक तो उसे पक्का पता है कि अपना पैसे वापस आ जाएंगे, दूसरा बात यह है कि वो सस्ते में अनाज या जो भी पौधा वो उगाते हैं वो सस्ते में बिक जाता है, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम में सब कुछ सस्ता होता है, और ट्रेडर्स को बाद में बड़े मुनाफे पर मार्केट में जब इसकी महंगाई बढ़ जाती है, दाम बढ़ जाता है, तब बेचता है। तो इस प्रकार से ट्रेडर का तो फ़ायदा हो जाता है। श्यामल का कुछ फ़ायदा हुआ है क्योंकि 60% पर एनम और 36% पर एनम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, फिर भी 36% काफ़ी बड़ी रकम होती है। वी नेक्स्ट मीट अरुण who is supervising the work of one farm laborer. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate on the loan is 8.5% per annum and can be repaid any time in the next 3 years. Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. तो अरुण जो है ये काफ़ी समझदार किसान निकला। ये एक रजिस्टर्ड बैंक के पास से लोन उठाते हैं और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, केवल 8.5% पर एनम, साल भर में केवल 8.5% है। और बैंक का यहाँ फ़ायदा क्या है कि आप 3 सालों में कभी भी ये लोन आप रिपे कर सकते हैं। 3 साल का समय दिया है। अरुण का मकसद है कि वो आने वाले हार्वेस्ट में जो अनाज उगेंगे उसमें से कुछ वो बेचकर अपना लोन चुका दें, और बाकी जो अनाज बच जाएगा, बाकी जो पोटैटोज़ जो आलू बच जाएंगे वो कोल्ड स्टोरेज में इसको जमा कर देगा, और इसके अगेंस्ट रिसिप्ट के अगेंस्ट वो बैंक से एक लोन उठा सकता है। रमा इज़ वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. She works as an agricultural laborer. There are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses. Expenses of sudden illness or functions in the family are also met through loans. Rama has to depend on her employer, a medium landowner in Sonpur, for credit. The landowner charges an interest rate of 5% per month. Rama repays the money by working for the landowner. Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. At present, she owes the landowner rupees 5,000, though the landowner does not treat her well. She continues to work for him since she can get loans from him when in need. Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowners' employers. तो रमा की कहानी तो बहुत ही दुखदायक कहानी है, क्योंकि रमा एक लैंडलेस फार्मर है, वो केवल एक वर्कर है, लेबरर है, और कोई बैंक इसे लोन नहीं देता। तो जहाँ पर जिस खेत पर रमा काम करती है वहाँ का जो लैंड ओनर है वह रमा को एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी 60% पर एनम, 5% पर मंथ और 60% पर एनम, इस रेट पे वो रमा को लोन देता है। रमा उसके खेत पर काम करके अपना लोन चुकाती है, लेकिन अक्सर रमा को बार बार लोन लेना पड़ता है। ये लैंड ओनर रमा को ठीक ढंग से उसके साथ में व्यवहार नहीं करता, लेकिन मजबूरन होकर रमा को इसके लिए काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के लोन्स देखे हैं। श्यामल, अरुण, रमा, ये 3 प्रकार के हमने लोन्स देखे हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. Besides banks, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies
or cooperatives. Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. Krishak cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. It has 2,300 farmers as members. It accepts deposits from its members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. Krishak Cooperative provides loans for the purchase of agricultural implements, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for construction and houses, and for a variety of other expenses. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है. कुछ किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव्स बनाए. यहाँ पर दिया 2300 फार्मर्स, 2300 किसान ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाया जहाँ पर वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं. तो इस जमा पैसे से इन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाए हैं, इन्होंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है और बैंक से अच्छी खासी रकम एज अ लोन उठाई है. और यहाँ पर जो किसान हैं वह अपने जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, इनमें से उनको लोन प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज़ के लिए, ट्रेड्स के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ से इनको लोन मिल जाया करता है. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. ग्राफ 1, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012. ओके, यह आप ग्राफ देख सकते हैं. मैं साइड में जो टेक्स्ट दिया है उसे पढ़कर समझाता हूँ आपको. We have seen in the above example that people obtain loans from various sources. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. The informal lenders include money lender, traders, employers, relatives and friends, etc. तो दो प्रकार के लोन्स होते हैं. आप फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हैं. आप फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक्स और जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उसे हम फॉर्मल सेक्टर्स में गिनते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड रहते हैं. ये एक प्रकार के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और काफ़ी भरोसेमंद होते हैं. और दूसरा जो होता है इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधु, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं. इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया. इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर. तो देखो, जो रेड कलर जो दिख रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक्स है. 25% तो इसी सेक्शन से लोन आते हैं. 25% कमर्शियल बैंक से आते हैं. और जो बचे कुचे हैं मनी लेंडर्स है 33%, रिलेटिव्स है, रिश्तेदार जो है 8%, लैंडलॉर्ड है 1% और अदर एजेंसी है 5%. अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है 2% और गवर्नमेंट है 1%. इस प्रकार से ये जो ग्राफ से पाई चार्ट जो दिख रहा है आपको, ये आप इसे हम समझ सकते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom,
एट वॉट इंटरेस्ट ऑफ रेट एसेट्रा। तो बैंक, जो रिज़र्व बैंक है, ये बैंकों की गवर्निंग बॉडी होती है। रिज़र्व बैंक ये ध्यान रखता है कि आपने किसको कितना लोन दिया है। उदाहरण के तौर पे बैंक्स को जो है वो एक रिकॉर्ड मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो भी डिपॉजिट्स आते हैं तो उसमें से मिनिमम एक कैश बैलेंस होता है जो आपको, यानी इन बैंकों को आरबीआई के साथ में डिपॉजिट करना पड़ता है। फिर आरबीआई जो है, ये जो बैंक एक्चुअली कितना बैलेंस मेंटेन कर रही है, इसके ऊपर उनका ध्यान रहता है, इसके ऊपर उनकी नज़र होती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो डिज़ोल्व हो चुके हैं क्योंकि कुछ कारणवश उनके पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे बैंक्स को मर्ज करना पड़ रहा है। तो ये इस वजह से होता है कि आरबीआई जो इनके ऊपर एक नज़र रखती है, उनको पता है कि कौन सा बैंक फंक्शन कर रहा है, कौन सा बैंक जो है वो घाटे में जा रहा है। तो उसी प्रकार से आरबीआई क्या करता है, बैंक की तरफ जो बैंक्स को लोन देता है। The RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders but also to small traders and cultivators. तो RBI ये ध्यान रखती है कि बैंक केवल बड़े बड़े उद्योगपति को ही लोन ना देते हुए वह जो छोटे मोटे किसान जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्हें भी कुछ लोन प्रोवाइड करें। और पीरियडिकली ये बैंक्स को आरबीआई के पास में जाकर अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि उसने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस किस को लोन प्रोवाइड किया है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर का ये फ़ायदा है कि कम से कम उसके ऊपर आरबीआई की कड़ी नज़र होती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर कोई नज़र नहीं रख सकता। इनफॉर्मल सेक्टर मन माने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, किसको लोन देना है किसे नहीं देना है ये इनफॉर्मल सेक्टर खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus, the cost of the borrower of informal loans is much higher. Higher cost of the borrowing means a large part of the earnings of the borrower is used to repay the loan. Hence, borrowers have less income left for themselves. As we saw from Shyamal in Sonpur. तो हम क्या देखते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो फेयर मीन्स अडॉप्ट करता है लोन्स को रिकवर करने में, और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो अनफेयर मीन्स कोई भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती से भी वह अपने पैसे वसूल सकता है। और तो और जो फॉर्मल सेक्टर होता है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर बहुत कम होता है। 8.5% पर एनम और 60% पर एनम, कितना बड़ा अंतर है इन दोनों इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो हमने इसका उदाहरण देखा है सोनपुर के श्यामल के किस्से में। इन सर्टन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोअर. This could lend to increasing debt, as we saw for Rama in Sonpur, and death trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. तो रमा के केस में हमने क्या देखा कि रमा एक ऐसे जंजाल में फंस जाती है उधार के कि उससे उसको निकलना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, जो कि रमा उसे चुका नहीं पाती. ऐसे कई व्यापारी होते हैं जिन्हें इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है करके वह व्यापार में अपना शुरुआत नहीं करते, व्यापार में पहल नहीं करते. फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लेंड मोर. This would lead to higher incomes and many people could then
borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do businesses, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. तो अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ऐसे और लोगों को लोन देते रहेगी तो इससे देश तरक्की करेगा। देश तरक्की किस प्रकार से करता है? अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो देश के टैक्स भरने में सहयोग करते हैं, वो पैसा खर्च करने में सहयोग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इस प्रकार से देश की काफ़ी तरक्की होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी चीप रहा, अफोर्डेबल रहा तो देश डेवलप होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into 4 groups, from poor to rich, as shown in the figure. You can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of the loans are from informal sources, while 90% of the loans are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. तो एक नज़र ग्राफ 2 पर हम फिराते हैं, घुमाते हैं। Of all the loans taken by urban households, what percentage was formal and what percentage was informal? तो जो पर्पल कलर में जो है वह है परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स, और जो ब्लू कलर में जो है वह परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो पुअर हाउस होल्ड्स हम अगर देखते हैं तो 85% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है और केवल 15% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। फिर हम हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स हम क्या देखते हैं, 53% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 47 जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड यानी जो ठीक ठाक है, अमीर है, बहुत ही अमीर नहीं है लेकिन अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और केवल 28% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो केवल 10% इनफॉर्मल से लेते हैं लेकिन 90% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो यहाँ पर जिसको लोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बेचारे इनफॉर्मल सेक्टर से एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लेते हैं, और जिन्हें कम लोन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं, वह फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और काफ़ी सस्ते में लोन लेते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंटेशन एक कारण हो सकता है ना। गरीबों को कोई लोन देना नहीं चाहता, कोई रिस्क क्यों ले? बैंक को पता है अगर गरीब इंसान ने लोन डुबा दिया तो इसके पास सिक्योरिटी ही क्या है, इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो ये लोन किस प्रकार से चुकाएगा, है ना। आप जानते हैं ना, जो हमने क्या पढ़े थे पहले टर्म्स ऑफ लोन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या था? इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो गरीबों के पास में कोलैटरल नहीं होता है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट तो चलो ठीक है, फ़ायदा उसमें फ़ायदा है, लेकिन उनके पास कोलैटरल और डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से उन्हें फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलता है। सो व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर still meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from the informal sources. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. तो अधिकतम जो लोन जो होता है फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, और इनफॉर्मल सेक्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति इनसे लोन लेता है उसके पास कुछ खास मुनाफा नहीं बच जाता, तो वो तरक्की नहीं कर पाता। Thus, it is necessary that
banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. तो अगर ये आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, देश का भला हो, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में जहाँ पर डिपेंडेंस और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप गांव में बैंक्स खोलते हैं इन लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए, या कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो इनका इसमें फ़ायदा हो जाएगा, जिससे इनकी तरक्की होगी और देश की भी तरक्की होगी। सेकेंडली, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. तो दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है, फॉर्मल सेक्टर्स लोन अगर एक्सपैंड होते हैं तो ये ज़रूरी है कि लोन हर किसी को मिलना चाहिए। हमने क्या देखा कि गरीबों के पास में डॉक्यूमेंटेशन या उनके पास में कोई एसेट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स इन्हें लोन देने से मना कर देती है। At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. तो आज हम यहीं तक का करते हैं। कल के क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ में शायद अपना इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से ये आखिरी चैप्टर होना चाहिए। मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो हमें केवल नहीं, इसके बाद में एक और एक चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हमने डेवलपमेंट कर लिया है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किया है और आज मनी एंड क्रेडिट किया है, जो कि कल ख़त्म हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।